सभी साथियों को नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के लिए रेलवे की तरफ से जो वैकेंसी आने वाली है, उस संबंध में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो दोस्तों अभी आप सभी ने एक नोटिस देखा होगा, वहाँ पर लिखा था कि पैरामेडिकल कैटेगरीज़ की वैकेंसी आनी है। जुलाई एवं अगस्त के महीने में आप सभी को नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा। और वह जो ऑफ़िशियल अपडेट था वो इस तरह से था, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के द्वारा यहाँ पर एनुअल कैलेंडर फॉर आरआरबी रिक्रूटमेंट जारी किया गया था और यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई एंड सितंबर में पैरामेडिकल कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ का यहाँ पर अपडेट दिया गया था। जुलाई एवं सितंबर के बीच में आपका पैरामेडिकल की वैकेंसीज़ आ जाएगी। तो इसके बाद में एक और नोटिस आया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं। नोटिस इस तरह से था, यहाँ पर पोस्ट का विवरण दिया गया था कि कितनी क्या पोस्टें यहाँ पर रहने वाली हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ नर्स एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट के बारे में। यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए कितनी पोस्ट रखी गई हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या माँगा जा रहा है। साथ ही हम बात करेंगे ऐज क्राइटेरिया की, सैलरी कितनी मिलने वाली है, पोस्ट क्या रहेंगी, स्टेटस ऑफ एग्ज़ाम की बात करेंगे, एग्ज़ाम फीस की बात करेंगे और यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं, राज्य के या फिर सेंट्रल कर्मचारी के, तो आपको उसके लिए क्या एनओसी देना है, कब आपको एनओसी देना है। ये सभी बातें आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे स्टाफ नर्स की इस बार 678 पोस्ट के लिए ये विवरण यहाँ पर दिया गया है। ये नोटिस निकाला गया था दोस्तों अभी हाल ही में पिछले मंथ 10 जून 2024 को, देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा ये लेटर जारी किया गया था। और यहाँ पर स्टाफ नर्स की 678 पोस्ट हैं और ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 4 पोस्ट के लिए ये भर्ती रहने वाली है। अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी की और क्वालिफ़िकेशन की और एक्सपीरियंस की, कि यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी माँगी जा रही है। तो इसके लिए दोस्तों अभी ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ है, जुलाई एंड सितंबर तक आपका ऑफ़िशियल जो नोटिफ़िकेशन है वो रिलीज़ हो जाएगा और इसके लिए हम एक पुराना नोटिफ़िकेशन देखने वाले हैं, 2019 का ही नोटिफ़िकेशन है, लेकिन इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है क्योंकि सेम ही रहेगा। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन 2019 में माँगी गई थी, वही क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर ऐड की जाएगी। तो इसके लिए हम देख लेते हैं आपका पुराना नोटिफ़िकेशन। तो पिछली बार आप देखेंगे स्टाफ नर्स की कितनी पोस्ट थी, 1109 और इस बार कितनी पोस्ट यहाँ पर निकाली जा रही हैं, 678। काफ़ी अंतर है इस बार यहाँ पर पोस्ट में। और अब हम बात करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट कितनी थी पिछली बार, 6 पोस्ट थी और इस बार 4 पोस्ट हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट की, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी के लिए कि इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी जा रही है। सबसे पहले आप देखेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट एज रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग पास्ड 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग यानी कि जीएनएम नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और उनके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए एज रजिस्टर्ड नर्स का एंड मिडवाइफ हैविंग पास का, ठीक है? यानी कि आपने जीएनएम नर्सिंग पास किया हो, उसका रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हो, ठीक? और यहाँ पर आप देखेंगे अथवा में लिखा हुआ है एंड बीएससी नर्सिंग। तो दोस्तों यहाँ पर बीएससी नर्सिंग प्लस जीएनएम नर्सिंग दोनों तरह के कैंडिडेट्स बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। आप किसी भी राज्य से हो, आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन लगाना होगा, आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? ये हो गई स्टाफ नर्स की पोस्ट की बात। अब हम बात करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो क्वालिफिकेशन है बीएससी इन ऑप्टोमेट्री यानी कि बीएससी इन ऑप्टोमेट्री या फिर बी ऑप्टोमेट्री यानी कि बैचलर डिग्री इन ऑप्टोमेट्री होना चाहिए या फिर अथवा में लिखा है डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन या फिर आपके पास में डिप्लोमा है इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का तो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कोष्टक में लिखा हुआ है द कोर्स शुड बी ऑफ 3 to 4 years ड्यूरेशन। आपका जो कोर्स है 3 से 4 साल का ड्यूरेशन का होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव रजिस्ट्रेशन विद द कंसर्न काउंसिल एंड लाइसेंसिंग बॉडी और प्लस आपका जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑप्टोमेट्रिस्ट में। तो यहाँ पर बैचलर इन ऑप्टोमेट्री, बीएससी इन ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक टेक्नीशियन दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और डिप्लोमा है जो ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन का वो 3 या 4 साल का नहीं होता है, 2 ही साल का होता है, ठीक है? तो आप इस बात से निश्चिंत रहें। तो यहाँ पर बैचलर डिग्री इन ऑप्टोमेट्री एंड डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन दोनों तरह के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, ठीक? तो ये हो गई आपकी ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड स्टाफ नर्स की मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। अब हम बात करते हैं आपकी सैलरी की। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाफ नर्स की जो सैलरी है, लेवल की बात करेंगे तो लेवल 7 है
ग्रेड पे की बात करेंगे तो 4600 ग्रेड पे रहेगा और पे की बात करेंगे यानी कि जो बेसिक पे है वो आपका है 44,900। 44,900 आपकी फर्स्ट बेसिक पे सैलरी रहेगी और जितना भी कैलकुलेशन होगा आपके सैलरी का ये बेसिक पे पर किया जाता है। 44,900 आपका प्रथम बेसिक पे है और इसमें आपका जो फर्स्ट अलाउंस है महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस बोलते हैं डीए, वो अभी केंद्र में 50% चल रहा है, राज्य में अभी 46% चल रहा है और 44,900 का 50% करके आप इसमें जोड़ सकते हैं, जो आपकी सैलरी बनती है और प्लस यहाँ पर और भी अलाउंस ऐड होते हैं जैसे कि एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस हो गया और भी यहाँ पर आपको नाइट अलाउंस, रिस्क अलाउंस और भी अलाउंस आपके ऐड किए जाएँगे। तो इस प्रकार आपकी जो सैलरी 70 से 80,000 रुपए यहाँ पर आपको मिलने वाली है। ठीक है? तो ये हो गई आपकी सैलरी की बात, सैलरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेगी। अब हम बात करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट की सैलरी के लिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे लेवल 4 का वेतन दिया जा रहा है यानी कि 2400 के रुपए का वेतन है। 25,500 आपका बेसिक पे है और 25,500 में आपका 50% डीए प्लस जितने भी आपके अलाउंस रहेंगे, यहाँ पर अलाउंस पहले से बताए नहीं जाते हैं कि आपको कौन-कौन से अलाउंस दिए जाएँगे। वो आपको रेलवे की जो गाइडलाइन है वित्त विभाग की, वो आपको देखना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपको क्या-क्या अलाउंस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर जो प्राइमरी अलाउंस है वो डीए है, उसके बाद एचआरए है और भी अलाउंस रहते हैं जैसे सेंट्रल में नाइट अलाउंस है, डिस्क अलाउंस है, वो राज्य सरकार में अभी नहीं दिए जा रहे हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट कर्मचारियों को, ऑप्टोमेट्रिस्ट को और केंद्र में ये दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका 25,500 प्लस आपका डीए प्लस आपका एचआरए और प्लस आपके जो भी अलाउंस यहाँ पर मिलेंगे, सब कुछ मिलाकर आपकी सैलरी 40,000 होने वाली है। ठीक है? तो ये हो गई आपकी ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात। अब हम बात करते हैं ऐज क्राइटेरिया की। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए लोअर ऐज लिमिट 20 साल रखी गई है, अपर ऐज लिमिट 40 साल रखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों 20 से लेके 40 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं, तो आपको यहाँ पर कुछ साल का छूट मिल जाएगा। ऐसे ही हम आगे देखेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट के लिए कि यहाँ पर क्या छूट मिलने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 18 से लेके 33 साल तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिजर्वेशन की कैटेगरी में हैं, तो आपको कुछ साल में बेनिफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितना एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स के लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का। एक्स सर्विसमैन है, जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर लिखा है 3 इयर्स का। ओबीसी एनसीएल के लिए भी 3 इयर्स का है और एससी एसटी के लिए भी 3 इयर्स का रहेगा। ठीक है? इसी प्रकार यदि आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं तो जनरल के लिए 10 साल का, ओबीसी एनसीएल 13 साल का, एससी एसटी के लिए 15 साल का। और यदि आप स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैं तो इसके लिए भी यहाँ पर 5 साल का रखा है। और यदि आप कैंडिडेट्स हुआ सर्विंग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी रेलवे स्टाफ हैं तो आपको इस तरह का 40 साल, 43 साल, 45 साल। ठीक है? यदि आप वुमेन कैंडिडेट्स हैं और विडो हैं, डाइवोर्स्ड तो भी आपको 35 साल, 38 साल, 40 साल इस तरह का आपको बेनिफिट दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर स्टेट के एम्प्लॉयी हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं आपके आवेदन का, तो आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा और जैसे इसका फाइनल नोटिफ़िकेशन आएगा, उसके कुछ समय बाद आपका एप्लीकेशन लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और साथ में आपको एग्ज़ाम फ़ीस सबमिट करना होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम फ़ीस कितना का देना होगा। अब यहाँ पर हम एग्ज़ाम फ़ीस को देख लेते हैं। यदि आप ओबीसी कैटेगरीज़ एंड जनरल कैटेगरीज़ के अभ्यर्थी हैं, तो आपको ₹500 एग्ज़ाम फ़ीस देना है। खुशखबरी की बात ये है कि यहाँ पर आपको ₹400 रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये रखी गई है ऑन अपीयरिंग इन सीबीटी आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। इसके बाद ₹400 शैल बी रिफंडेड टू देयर बैंक अकाउंट तो ₹400 आपको रिफंड कर दिए जाएँगे। इसके बाद यदि आप एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अभ्यर्थी हैं, तो आपको ₹250 एग्ज़ाम फीस देना है। और यहाँ पर आपको ₹250 पूरा रिफंड कर दिया जाएगा ऑन अपीयरिंग इन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पार्टिसिपेट करने पर यहाँ पर पूरा आपका रिफंड हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ₹400 आपका रिफंड होगा। ठीक है? तो ये है आपकी एग्ज़ाम फीस। यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट की बात करेंगे तो 2 तरीके से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप जमा कर सकते हैं यूपीआई के माध्यम से और ऑफलाइन भी आप जमा कर सकते हैं। एसबीआई चालान पेमेंट मोड इन एनी ब्रांच ऑफ एसबीआई या फिर पोस्ट ऑफिस में जाके, ठीक है? तो इस तरह से आपको अपना पेमेंट करना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा।
यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के सभी अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ एग्जाम के बारे में कि यहाँ पर कितने स्टेज में आपको एग्जाम देना है। तो दोस्तों खुशखबरी की बात यहाँ पर ये है कि आपको सिर्फ एक ही सिंगल एग्जाम देना होगा, वो भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। स्टेजेस ऑफ एग्जाम में देखेंगे, देयर शिल बी ए सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, RRB रिजर्व द राइट टू कंडक्ट एडिशनल CBT। दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि RRB अगर चाहे तो वो एक्स्ट्रा यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करा सकती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ अभी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और फाइनल जब आपका नोटिफिकेशन आएगा तो वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या वहाँ पर चेंजेस किए जा रहे हैं या नहीं। साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में रखी गई है 1/3 की, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्या आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको समय मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। और अगर आप PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपको 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा। टोटल आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर का पेपर है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितना नंबर का पूछा जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेशनल एबिलिटी, 70 नंबर का 70 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। प्रोफेशनल एबिलिटी में आपके क्वालिफिकेशन से पूछा जाएगा, यानी कि नर्सिंग के लिए आप अप्लाई करते हैं तो नर्सिंग की जो क्वालिफिकेशन है, नर्सिंग के जो सब्जेक्ट है वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 नंबर का। नेक्स्ट आप लिखेंगे जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर का पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे। जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। और जनरल साइंस भी आपका 10 नंबर का 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर होगा। और यहाँ पर 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके सिलेबस के बारे में। सबसे पहले आप देखेंगे कि स्टाफ नर्स के लिए जो 70 नंबर का पूछे जाना है, वो आपके कौन-कौन से टॉपिक रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टाफ नर्स के लिए एनाटॉमी, फिजियो, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशंस, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च, स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। तो ये आपके चैप्टर दिए गए हैं, यहाँ से आपके 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम बात करेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट पोस्ट के लिए कि 70 नंबर का कहाँ से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके टॉपिक दिए गए हैं, फिजिकल एंड ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जनरल एनाटॉमी एंड जनरल फिजियोलॉजी, ओकुलर एनाटॉमी एंड ओकुलर फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री न्यूट्रिशन, प्रिंसिपल ऑफ लाइटिंग, हॉस्पिटल प्रोसीजर्स, ऑप्टोमेट्रिक ऑप्टिक्स, ओकुलर डिजीज, विजुअल ऑप्टिक्स, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ऑप्टोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स, क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे आपके चैप्टर दिए गए हैं। तो यहाँ से आपका 70 नंबर का पूछा जाएगा, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। अब हम बात करते हैं कि आपका जो 10-10 नंबर का पूछा जाना है, उसके टॉपिक क्या रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल साइंस, सभी के यहाँ पर टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल अर्थमेटिक्स में आपको कौन से चैप्टर पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर आपको यहाँ से पढ़ना है। तो यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपका रीजनिंग है, ये आपका मैथमेटिक्स, ये जनरल अवेयरनेस और ये जनरल साइंस है, ठीक है। तो आपको इनके टॉपिक को कवर करना है, तभी आप एग्जाम में सफल हो सकते हैं। तो ये हो गई आपके सिलेबस की बात। तो साथियों अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या फिर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप रेलवे में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों इसके लिए आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाना होगा। ये कैसे बनेगा, आपका जो इंचार्ज है, आपका जो मुख्य अधिकारी है, उससे आपको एक NOC ले लेना है, वो भी पेपर पर, ठीक है। आपको एक लेटर तैयार करना है, उसमें आप लिखेंगे कि हमारी जॉइनिंग यहाँ पर है और हम रेलवे में फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो आप हमें अनुमति दीजिए, ठीक है। वो वहाँ पर एक साइन कर देगा, सील लगा देगा, वो हो गया आपका NOC, मतलब उसको आपसे कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उस NOC को आपको कब देना होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे NOC फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फेलिंग विच देयर कैंडिडेटर विल बी कैंसल। अगर आप उस टाइम NOC नहीं लगाते हैं तो आपका जो सिलेक्शन है वो कैंसल कर दिया जाएगा।
और एनओसी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लगाना है। लेकिन आपको जो एनओसी है वो बनवा के रख लेना है पहले ही, कब? एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने जाएँ, इससे पहले आपको एनओसी बनवा लेना है, ठीक है? और वह एनओसी आपको सँभाल के रखना है और वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपको लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की। आप यहाँ पर देखेंगे कि C2, C1, C2, B1, C1, C1, B1 इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको देखना है कि आपका जो मेडिकल है वो किस कैटेगरी का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए C1 है और आगे हम देखेंगे ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए यहाँ पर B1 रखा गया है, ठीक है? अब ये C1 और B1 क्या है, इसमें कैसा क्या आपका मेडिकल होगा, क्योंकि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहती है, वहाँ पर थोड़ा-सा मेडिकल में फ़ोकस किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर आपका B1 है, तो जनरल फिटनेस आपका रहेगा, फिजिकली फिट होना चाहिए इन ऑल रिस्पेक्टेड, ठीक है? विज़न स्टैंडर्ड्स आपका देखा जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस विज़न 6/9 एंड 6/12 विथ अथवा विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस नॉट टू एक्सीड 4D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नियर विज़न यहाँ पर एसएन 0.6, 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस व्हेन रीडिंग और क्लोज वर्क इज़ रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट ऑफ कलर विज़न, बाइनोकुलर विज़न, नाइट विज़न एंड मेसोपिक विज़न, ठीक है? तो यहाँ पर आपको विज़न स्टैंडर्ड से संबंधित आपका मेडिकल फिटनेस चेक किया जाएगा। यदि आप C1 कैटेगरी से हैं, तो आपके लिए ये विज़न स्टैंडर्ड रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपके फिज़िकली फिट रहना है और आपके जो विज़न स्टैंडर्ड है, उस पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? तो जाकर आप चेक करवा सकते हैं कि आपका विज़न कितना क्या रहेगा। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड में थोड़ा-सा फ़ोकस किया जाता है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी रहने वाली है। तो दोस्तों, ये बात हो गई आपके मेडिकल स्टैंडर्ड की। आई होप हमने सभी पॉइंट कवर कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि वैकेंसी फाइनली कब तक आनी है और कितना टाइम दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसी वैकेंसी आती है तो आपके तुरंत फॉर्म फिल हो जाएँगे और उसके तुरंत 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में 23 फरवरी को आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो 4 मार्च से आपके स्टार्ट हो गए थे और 2 अप्रैल यानी कि 1 महीने आपके फॉर्म फिल किए गए थे, ठीक है? वेबसाइट पर 4 मार्च को आ गया था और 4 मार्च से ही आपके फॉर्म फिल हो गए थे और 2 अप्रैल यानी कि 1 महीने फॉर्म फिल किए गए थे। इसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून यानी कि अप्रैल, मई, जून यानी कि 1 महीने का आपको समय मिला था पेपर को देने के लिए, ठीक है? तो जैसे ही वैकेंसी आएगी 1 महीने आपके फॉर्म फिल किए जाएँगे और उसके 1 महीने बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं मिलेगा उस समय, तो आप पहले से तैयारी करते रहें और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप हमने इसमें सब कुछ कवर कर लिया है। अगर इसमें कुछ जानकारी मिस हो गई हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है? तो ये है इन्फॉर्मेशन और आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि वैकेंसी आने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी सैलरी अच्छी रहती है। तो दोस्तों, ये है अपडेट और मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।